हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई मिलते हैं हम नेक्स्ट डिजीज में। तो भाई इसमें नहीं मिलते हैं, नहीं ऑलरेडी करेंगे अभी स्पीच डिफेक्ट एंड इट्स थेरेपी। तो भाई ये हमारी स्पीच के जो हमारे बोलने के जो डिफेक्ट होते हैं और उनसे रिलेटेड जो थेरेपी होती है उसके बारे में बात करेंगे हम इसमें। तो उसमें इन्होंने बताया स्पीच डिफेक्ट हमारे कौन कौन से हो जाते हैं। It is the type of a communication disorder where normal speech is disturbed. If someone unable to speak due to speech disorder is considered mute. तो इन्होंने बताया स्पीच डिफेक्ट हमारे वो होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन से मतलब ये एक तरीके का कम्युनिकेशन डिसऑर्डर इसको बोला जाता है, जो कि नॉर्मल स्पीच डिस्टर्ब जब हमारी हो जाती है और समवन अनेबल होता है जब कोई बोलने में किसी भी तरीके से, या स्पीच डिसऑर्डर की वजह से जब कोई बोलने में असमर्थ हो जाता है ना, तो वो स्पीच डिसऑर्डर क्या घोषित कर दिया जाता है कि भैया गूंगा है, ये म्यूट है, ये मतलब बिल्कुल बोल नहीं सकता। तो डिफनेस जो होती है यानी कि उसको गूंगा ही बोल दिया जाता है, वो हमारी स्पीच डिसऑर्डर के अंदर आ जाता है। ठीक है। और जो स्पीच थेरेपी होती है ये रिहाइबिलिटिव प्रोसीजर है जो कि अंडरटेक ऑफ द ऑर्डर टू हेल्प द पीपल से हैविंग एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। तो स्पीच थेरेपी वो जो होती है ये पुनर्वस्था स्थापित, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फिर से हमारी पुनर्वस्था स्थापित करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है लोगों की, और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर जो है उसको ठीक करने का काम करती है, उसी में ये हेल्प करती है। स्पीच थेरेपी इंप्रूव करती है कि आप बातचीत अच्छे से कर पाए। तो उसमें देखेंगे किस किस तरीके से हमारी डिस्टर्बेंस होती है कि कोई कुछ कभी बोल नहीं पाते हैं, कभी अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी आ जाता है। तो अभी देखते हैं इसमें आगे। तो इसमें इंडिकेशंस क्या रहता है, सबसे पहले डिले हो जाता है स्पीच का, जो हमारा कॉमनेस्ट अबनॉर्मेलिटी जो है वो 47.8% हमारी होती है। ठीक है। दूसरा हमारा डिफेक्टिव जो हमारा आर्टिकुलेशन होती है यानी कि जुगलबंदी जो होती है शब्दों की, वो हमारे 21.6% होती है। मल्टीपल स्पीच डिफेक्ट हमारा हो जाता है यानी कि एक से ज्यादा जब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है वो 10.8% हमारा हो जाता है। ठीक है। अफेक्सिया, जो अफेजिया हो जाता है यानी कि किसी भी प्रकार का डिफेक्ट हो जाए, abnormality हो जाए हमारे अंदर, तो वो हमारा एफेसिया के अंदर आ जाता है। एफेसिया यानी कि किसी भी प्रकार की चोट, ट्रोमा या इस तरीके की चीजें आ जाती है। स्टनिंग, हकलाना हमारा आ जाता है 15%। ये तो हमारा जो चोट की वजह से जो केस होता है ना, ये हमारा 1.9% ही आता है। तो इसमें हमारा हकलाना आ जाता है, और रेनो जो हमारा रिहाइनोलिया आ जाता है ये, और हमारा मोरन मेल्स। ठीक है। तो ये हमारा आदमियों के अंदर मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये हमारे जो परसेंटेज के हिसाब से हमारे स्पीच डिफेक्ट है, इसी तरीके के बोलने के डिफेक्ट जो होते हैं ये हमारी चीजें इसमें आ जाती है। तो इंडिकेशंस होते हैं कि वही इस तरीके से कोई हकला रहा है, इस तरीके से चीजों को रिपीट कर रहा है। ठीक है। तो ये हमारे स्पीच डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। तो आगे देखते हैं इनको। अब हम इसमें देखेंगे कारण कि कोज क्या है, कारण क्या है इसमें। तो इसमें कोज ऑफ अननोन अदर आर। तो इसमें हमारे सबसे पहले न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर होता है। न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम्स की वजह से स्पीच डिसऑर्डर हो सकते हैं। हमारे नर्व सिस्टम अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो वोकल कोड डैमेज हो गई है, तो हमारा जो हमारे वॉइस बॉक्स हम जिसको बोलते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स अगर कमजोर हो गई हैं, हमारे रेस्पिरेटरी जो हमारे सांस लेने का जो एरिया होता है वहां पर अगर मांसपेशियां वीक हो गई हैं तो। और कार्ट लिप एंड प्लेट जो हमारा जो हमारे का जो होठ कटा हुआ होता है, प्लेट जो में जो डिफेक्ट होता है उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। ब्रेन इंजरीज, ट्रॉमा, ब्रेन के अंदर किसी प्रकार की चोट लग सकती है, पैरालिसिस समस्या अगर हो सकती है, और स्ट्रोक वगैरह अगर हो गया है, तो ये हमारे कारण रहते हैं स्पीच डिफेक्ट के। तो इसमें स्पीच डिफेक्ट के ये कारण के साथ साथ हमारे स्पीच डिफेक्ट की कुछ टाइप है जिसको हम करेंगे बड़े ही ध्यान से। तो इसमें स्पीच डिफेक्ट की जो हमारा रीजन है, सबसे पहला हमारा एफेजिया आ जाता है। तो एफेजिया में क्या बताया गया है, इसमें इंपेयरमेंट होता है यूज ऑफ लैंग्वेज ड्यू टू डैमेज ऑफ सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्रेन इफेक्टिव द प्रोडक्शन ऑफ द कम्प्रीहेंसिव स्पीच एंड एबिलिटी टू रीड एंड राइट। तो अभी इन्होंने बताया गया है कि ये जो प्रॉब्लम होती है अफेक्सिया की जो होती है, इसमें अगर हमारे ब्रेन का कोई पार्ट जो है डैमेज हो गया है, ठीक है, तो हमारे ब्रेन का जो पार्ट डैमेज हो जाता है उसके इफेक्ट के कारण जो प्रोडक्शन होता है और स्पीच का जो कम्प्रीहेंसिव जो प्रेशर होता है उसकी एबिलिटी कम हो जाती है, जिससे कि पढ़ने में और लिखने में प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है। तो इम्पेयरमेंट किसमें हुआ, लैंग्वेज का यूज करने में। अगर ब्रेन का कुछ कोई हिस्सा जो है, कोई पार्ट जो अगर डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लिखने में भी, बोलने में भी, समझने में भी। ठीक है। तो ये हमारा एपेजिया के अंदर आ जाता है। डायस्थेरिया जो हमारा आ जाता है, डायस्थेरिया के अंदर आ जाता है। इसमें क्या विशेषता होती है, सैल्यूट स्पीच होता है, जो स्लो स्पीच होता है, तो इसमें बहुत ही धीरे से बोला जाता है। दैट कैन द डिफिकल्टी अंडरस्टैंड। तो इसमें क्या जाता है, जब बहुत ज्यादा धीरे से बोला जाएगा, बहुत ज्यादा कोई धीरे से बोलेगा, तो इसमें डिफिकल्टी किस चीज में आएगी, अंडरस्टैंडिंग में, की चीजें समझ नहीं आएंगी। और डिफेक्ट क्या हो जाएगा इसके अंदर, आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में क्या हो जाता है, जुगलबंदी नहीं होती, यानी कि शब्द जो एक शब्द के साथ दूसरा शब्द बोलना, एक वाक्य के साथ दूसरे वाक्य को जैसे हम जोड़ करके बोलते हैं, हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, तो वो प्रॉब्लम इसके अंदर आ जाती है। तो बोलना भी धीरे जाता है, और जो हमारे आर्टिकुलेशन जो होता है हमारे वर्ड्स के बीच में या फिर हमारे सेंटेंस के बीच में, वो नहीं हो पाता इसमें। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें डाइजोपोनिया। तो डाइजोपोनिया में क्या हो जाता है, इट इज आल्सो नाउ एज हैरिस वॉइस। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर जो वॉइस होती है वो कर्कश हो सकती है।
ठीक है। तो इसके अंदर कर्कश यानी कि जो आवाज होती है वो सौम्य नहीं होती, कर्कश की आवाज इसके अंदर हो जाती है, और ये रेफर करती है इन एबिलिटी टू प्रोड्यूस वॉइस। ठीक है, तो ये हमारी जो बोलने की जो क्षमता होती है उसको भी कम कर देती है। ठीक है, तो इसमें प्रोसेस ऑफ स्पीच देखा जाएगा या फिर हमारी अबनॉर्मेलिटीज देखी जाएगी। तो प्रोसेस ऑफ स्पीच में जैसे हियरिंग प्रोसेस है, डिफनेस से रिलेटेड होता है ये। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है वो हमारा अफेजिया से है, जैसे कि अफेजिया में क्या हो जाता है, ब्रेन के पार्ट में किसी प्रकार के डैमेजेशन। तो इसमें हमारा थॉट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, ये भी हमारा फेजिया का ही कारण हो जाता है। ठीक है, ताकि इसमें क्या हो जाता है, थॉट्स और वर्ड्स की प्रोसेसिंग होती है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वॉइस प्रोडक्शन होता है, ये भी हमारा डाइजोफोनिया जो होता है उसका कारण हो जाता है कि जो वॉइस होती है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो पाती है। आर्टिकुलेशन होता है, ये हमारा डाइजेथेरिया का हो जाता है, क्योंकि इसमें जुगलबंदी या जोड़बंदी शब्दों में नहीं हो पाती है। तो आगे थोड़ा सा और देखेंगे जो अच्छे से समझ में आएगा हमें। तो इसमें हमारा अदर्स के, तो वही इसमें हमारा आ जाता है कल्ट्रेंस। तो कल्ट्रेंस के अंदर हमारा दिया गया है इसमें, इट इज द रिपीट रेट ऑफ स्पीच। तो ये बहुत ही तेजी से, ये जो स्पीच है बहुत सी तेजी से बोलना स्टार्ट हो जाता है इसमें, विच मेक द स्पीच डिफिकल्ट अंडरस्टैंड। तो फिर जब कोई बहुत ही तेजी से बोलता है तो क्या हो जाता है, डिफिकल्टी होती है समझ में, उसकी बातें जो होती है वो हम समझ ही नहीं पाते। अल्सो नाउ द टेकीफोनिया, और इसमें टैकी पैरिसियस को बोला जाता है। ठीक है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, टैकीफीनिया, या फिर हमारा टैकी पैरसिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये डिफिकल्टी है हमारी, स्पीच रेट जो होता है इसमें रिपीटली बहुत ही ज्यादा तेजी से होता है। दूसरा इसमें क्या आ जाएगा, स्टैमरिंग्स या स्टर्निंग्स आ जाता है, जैसे कि हकलाना आ जाएगा इसके अंदर। तो दिस फ्लो इज द स्पीच ऑफ द डिस्टर्ब ऑफ द इनवोलेंट्री repetition and the prolongations and sound as well as involuntary silent first in which that the person unable to produce the sound। तो इसमें क्या हो जाएगा, हकलाने में क्या करता है इंसान, जब वो बोलता है तो डिस्टर्बेंस हो जाती है इनवोलेंट्री रिपीटेशन के अंदर। जब वो किसी शब्द को बोलने की कोशिश करता है तो वो रिपीटेशंस करता है उसी शब्द की, और बहुत लंबे टाइम तक उस साउंड की करता है। और इनवोलेंट्री साइलेंट जो इसके अंदर जो पर्सन है वो अनेबल हो जाता है साउंड को प्रोड्यूस करने में, यानी कि हकलाएगा तो एक ही शब्द को बार बार बोलने की कोशिश करेगा उससे अगले शब्द को बोलने के लिए, तो वो हमारे थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो उसे हम हकलाना बोलते हैं। वो प्रॉब्लम हकलाने की होती है जिसको हम स्टर्निंग बोलते हैं। तो इसमें आगे हमारा आ जाएगा भाई डायजा प्रोसोडी। ठीक है, डायजा प्रोसोडीज के अंदर ये हमारा किस चीज को रेफर कर रहा है, लॉस ऑफ नॉर्मल रेगुलेशन से ऑफ मेलोडी ऑफ स्पीच। यानी कि मेलोडी ऑफ स्पीच क्या होता है, जब सौम्य तरीके से जो हम बोलते हैं या फिर नॉर्मल रेगुलेशन हमारा फ्लो होता है बोलने का, उसका लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम अच्छे से फ्लो में या फिर सौम्य तरीके से बातचीत जो है वो नहीं कर पाते हैं, ये प्रॉब्लम्स हमारी इसके अंदर रहती है, ये भी एक टाइप होती है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है इसमें एप्रेक्सिया। तो एप्रेक्सिया के अंदर क्या होती है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है कंसिस्टेंट प्रोनाउंसिएशन ऑफ स्पीच साउंड एंड द रीअरेंजमेंट ऑफ साउंड। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं ना स्पीच में, यानी कि बोलते हैं जो साउंड आवाज हमारी निकलती है, तो उसमें रीअरेंजमेंट हो जाती है, यानी कि अरेंजमेंट नहीं कर पाते हम साउंड का और वर्ड्स का। तो जब साउंड का और वर्ड्स का रीअरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे तो कैसे बोलेंगे, जैसे कि पटैटो है, पटैटो को में बिकम तो हम बना सकते हैं टोपैटो या टोटापो। तो मतलब कई बार बहुत सारे लोगों को देखा है जल्दबाजी में या फिर ऐसे ही ज्यादा हंस रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, या फिर वैसे ही ऐसे कई बार हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा एप्रेक्सिया बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है स्कैनिंग स्पीच। तो स्कैनिंग स्पीच के अंदर क्या आ जाएगा, इट इज टाइप ऑफ द अडेप्टिव ऑफ द डाइजेथेरिया। तो इसमें ये हमारी एक डाइजेथेरिया की एक सच टाइप है अलग से। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होती है हमारी टंग्स की। तो जब कोऑर्डिनेशन हमारी टंग्स की नहीं होती है तो इसमें जो वर्ड्स है वो हमारे सेपरेट सेपरेट, यानी कि एक ही शब्द के जो चीजें होती हैं, जैसे कि सिलेबस हम एक साथ बोलते सिलेबस, तो इसमें जो एक ही शब्द को बोलने की जो कोऑर्डिनेशन होती है वो हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ये हमारी स्कैनिंग स्पीच के अंदर आता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे कि कुछ इसी टाइप से भी हमारी जो स्पीच जो होती है यानी कि बोलने का जो तरीका होता है वो अलग टाइप का हो सकता है। अब जब डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन हम इसके अंदर करेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन देखेंगे, पीछे कोई चोट लगी हो, इन्फेक्शन रहा हो, या किसी हिस्से का, नेक का, लैरिंक्स का, फैरिंक्स का कहीं का भी ऑपरेशन हुआ हो, टंग्स में कोई दिक्कत रही हो, तो सारी हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कहाँ क्या प्रॉब्लम्स है एक्सटर्नल तरीके से। तो फिर उसमें क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक में लैरिंगोस्कोपी करा के देखेंगे। लैरिंगोस्कोपी के अंदर जो है वो एग्जामिनेशन करेंगे, लुक एट द बैक ऑफ थ्रोट और वॉइस बॉक्स, लैरेंस एंड वोकल कॉर्ड्स विद द लैरिंगोस्कोपी। तो इसमें सारा का सारा किस चीज का एग्जामिनेशन हो जाएगा, हमारा गले का हो जाएगा, वोकल कॉर्ड का हो जाएगा, वॉइस बॉक्स जो हमारा है, और लैरिंग्स का और वोकल कॉर्ड्स का, और लैरिंगोस्कोपी के द्वारा किया जाएगा, सारा का सारा एग्जामिनेशन हो जाएगा वहां पर कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मिरर एग्जामिनेशन किया जाएगा। मिरर एग्जामिनेशन में हमारे विजुअलाइजिंग जो हमारा इंटीरियर लैरिंग्स है, जो स्पेशली वोकल फोल्ड है, उसके बारे में देखा जाएगा कि भाई जो हमारा वोकल फोल्ड है वो किस तरीके से दिखते हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये हमारा मिरर एग्जामिनेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है वीडियो वीडियो स्टोरोबोस्कोपी। तो इसमें क्या हो जाएगा,
इसमें हमारा मैग्नीफाइड किया जाता है व्यू ऑफ लैरेंक्स सेटिमुलेशन स्लो मोशंस वाइब्रेशंस ऑफ वोकल कॉर्ड। तो इसमें जाना जाएगा हमारा सारा का सारा लैरेंक्स का और उसका सेटिमुलेटर स्लो मोशंस है, वाइब्रेशंस वोकल कॉर्ड है उसका स्लो मोशंस वाइब्रेशंस है, वोकल कॉर्ड है, या फिर सारा का सारा मतलब जो चीजें हैं वो मैग्नीफाई किए जाते हैं, व्यूज देखा जाता है अंदर से। तो इसमें मतलब लैरेंक्स जो होती है वहां से हमारी जो वॉइस प्रोड्यूस होती है आगे फिर वो कैसे बढ़ती है, उसका जो स्लो मोशंस है, वाइब्रेशंस है या वोकल कॉर्ड है। कहने का मतलब है कि ये सारी की सारी चीजों का हमारा एरिया के हिसाब से हमारा जो टेस्ट होते हैं वो कराए जाते हैं, इसमें एग्जामिनेशन जो होते हैं वो कराए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें लैरेंगल से और इलेक्ट्रो मैग्नोग्राफी की जाती है। इसमें हमारी जो लैरेंगल्स मसल्स जो होती हैं उनकी एक्टिविटी कराई जाती है, एक्टिविटी देखी जाती है, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी कराई देखने से मतलब पता चलता है कि लैरेंगल मसल्स जो किस तरीके से काम कर रही किस तरीके से नहीं कर रही हैं। ठीक है, आगे हमारा आ जाता है इसमें वॉइस लैब फंक्शनिंग टेस्ट। तो इसमें हमारे जो वॉइस होती है उसका फंक्शनिंग काम कैसे कर रही है उसका टेस्ट कराया जाता है, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक यूज मेक वॉइस रिकॉर्डिंग विद एनालिसिस बाय द कंप्यूटर ऑफ द आउटेंट ऑफ द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ वॉइस अबनॉर्मलिटी। तो हमारी वॉइस की जितनी भी अबनॉर्मलिटी है उसकी सारी की सारी क्वांटिटी को मेजरमेंट किया जाता है और कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूटर बेस्ड जो टेक्निक होती है वो यूज की जाती है और वॉइस को रिकॉर्ड किया जाता है और पता किया जाता है कि वॉइस की जो है वो किस तरीके की साउंड प्रोड्यूस कर रही है, किस तरीके की चीजें हैं, क्या अबनॉर्मलिटी, सारी की सारी चीजें जो है रिकॉर्डिंग की जाती है, फिर उसमें मेजरमेंट किया जाता है हमारी वॉइस का। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है अदर टेस्ट। अदर टेस्ट में एक्स आ जाएगा, सीटी स्कैन आ जाएगा और एमआरआई आ जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो इसके अंदर की जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, तो इसमें हमारी आ जाती है मैनेजमेंट के अंदर स्पीच थेरेपी। तो स्पीच थेरेपी के अंदर हमारी जो चीजें आ जाती हैं, इट इज गिवन बाय स्पीच थेरेपिस्ट आर द प्रोफेशनली एडुकेट। तो इसमें स्पीच थेरेपी जो होती है वो हमारा जो थेरेपिस्ट होता है वो प्रोफेशनल होना चाहिए और एजुकेटेड होना चाहिए, यानी कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इसमें क्या हो जाता है, इसमें स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है यूज बाय थेरेपिस्ट। तो थेरेपिस्ट के द्वारा प्लानिंग की जाती है, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है पूरी कि भाई उसको किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से डेवलप करना है पेशेंट को। तो इसमें जो लैंग्वेज इंटरवेंशन एक्टिविटीज जो होती है, यानी कि जो बोलता है जो लैंग्वेज जो होती है उसके अंदर जो हस्तक्षेप करेगा एक्टिविटी के अंदर, तो क्या करेगा, तो थेरेपिस्ट जो होता है वो इंटरेक्ट करेगा पेशेंट की जो उसके टॉकिंग है, यानी कि बात करता है, पिक्चर्स वगैरह देखना, बुक्स है, ऑब्जेक्ट है, ऑनगोइंग इवेंट वगैरह में जाना या सेटिमुलेट लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो वो उसकी लैंग्वेज को डेवलपमेंट कराने की कोशिश करता है उस बुक से कोई तस्वीर दिखा करके या फिर उससे बातचीत कर करके या फिर किसी ऑब्जेक्ट को दिखा करके या किसी इवेंट को दिखा करके उसकी लैंग्वेज को डेवलपमेंट करने की कोशिश करता है। और जो थेरेपिस्ट होता है मे बी आल्सो करेक्ट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, तो उसका जो थेरेपिस्ट होता है वो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है यानी कि बोलने का जो तरीका उसको भी करेक्ट कराने की कोशिश करता है कि वो जो जिस शब्द को अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, जिस शब्द को गलत बोल रहा है वो भी ठीक कराने की कोशिश करता है और यूज करता है रिपीटेशन एक्सरसाइज। तो उसी शब्द को बार बार दोहराने की जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट करता है, जिससे बुलेट स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल, जिससे उसकी स्पीच और लैंग्वेज जो है लैंग्वेज का जो स्किल है वो ज्यादा बुलेट हो जाएगा, यानी कि मजबूत हो जाएगा। तो ये थेरेपिस्ट जो है इस तरीके से वर्क करता है। आगे हमारा इसमें दे रखा है आर्टिकुलेशन थेरेपी। तो आर्टिकुलेशन थेरेपी के अंदर क्या हो जाता है, इसमें आर्टिकुलेशन किया जाता है साउंड प्रोनाउंसिएशन का। तो साउंड के जो प्रोनाउंसिएशन होता है, साउंड किस तरीके से आवाज निकाली जाती है, किस तरीके से बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन का किया जाता है, एक्सरसाइज इन्वॉल्वमेंट किया जाता है और हैविंग जो हमारे थेरेपिस्ट होता है वो करेक्ट कराते हैं साउंड को और स्लेव फ्रॉम द पेशेंट। और पेशेंट की जो चीजें होती हैं या साउंड की जो चीजें होती है, शब्दों को जोड़ने की जो चीजें होती हैं, उन सभी को करेक्ट कराने का काम इसमें करते हैं। तो आर्टिकुलेशन में क्या होता है, जुगलबंदी नहीं होती है जैसे शब्दों की, तो उनको जुड़ाव करने की कोशिश करते हैं, ठीक से बोलने की और बार बार एक्सरसाइज कराते हैं वर्ड्स को बोलने की। नेक्स्ट इसमें आ जाता है स्पेलिंग थेरेपी। तो इसमें स्पेलिंग थेरेपी के अंदर आ जाता है, इसमें हमारी वेरियस ओरल एक्सरसाइज जो होती हैं वो हमारी इंक्लूड होती है इसके अंदर, अलग अलग वैरायटी की। ठीक है, जैसे कि फेशियल मसाज इसके अंदर कराई जाती है, वेरियस हमारे टंग्स की जीभ से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, लिप्स है, जावा है, उसकी जो एक्सरसाइज होती है वो कराई जाती है ताकि माउथ की मांसपेशियों की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ सके। तो स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए सारे के सारे फेस के जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं इन सभी की कराई जाती है एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है नर्सिंग डायग्नोज। तो नर्सिंग डायग्नोज में आ जाता है हमारा इम्प्रेड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू इम्प्रेड फंक्शन ऑफ मसल्स। तो हमारी जो हमारी मसल्स होती हैं, काम करने वाली जो मांसपेशियां होती हैं, उनमें कमी आने के कारण हमारा जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसके अंदर कमी आ जाती है। तो ये डायग्नोज आपने करना है, तो मांसपेशियां तो वीक नहीं होगी जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में कमी आ रही है। और इसमें अपने सोशल इंटरेक्शन की कमी तो नहीं आ गई है, टर्बल स्पीकिंग कम बोलने या ठीक से न बोल पाने की वजह से उसका सोशल इंटरेक्शन जो है वो कम होता जा रहा है, लोगों से बातचीत करता बंद होता जा रहा है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो डायग्नोज की जाती है। तो ये वही हमारा यहीं पर स्पीच वाली जो चीजें हैं यहीं पर होती है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।